Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Quratul Ayaz, your chemistry teacher. और आज हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, ये पूरा चैप्टर बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री पर बेस है। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं ताकि हम एक केमिकल कंपाउंड की एनालिसिस कर सके। सो फर्दर देखते हैं डेफिनेशन एनालिटिकल केमिस्ट्री की क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द chemical characterization of a chemical compound is called analytical chemistry। ये हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन आ गई है। तो स्टूडेंट्स, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है डेफिनेशन कि ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जो केमिकल कंपाउंड्स की कैरेक्टराइजेशन को डील करती है उसे हम क्या कहते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री। बेसिकली स्टूडेंट्स, केमिकल कैरेक्टराइजेशन से क्या मुराद है कि जब हम कहते हैं कि हमने एक कंपाउंड की केमिकल कैरेक्टराइजेशन करनी है तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि हम एक कंपाउंड का एनालिसिस करना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एनालिसिस जो है केमिस्ट्री में दो तरह का होता है। एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। स्टूडेंट्स, अब आपको इसके नाम से अंदाजा हो रहा होगा कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम बेसिकली अपनी केमिकल कंपाउंड की क्वालिटी को चेक करते हैं, ठीक है। अब क्वालिटी में क्या हम बेसिकली चेक करना चाहते हैं कि जो भी कंपाउंड हमारा है वो किस एटम से बना हुआ है, वो कौन से एलिमेंट से बना हुआ है बेसिकली, ठीक है। एटम से तो हर कंपाउंड बना होता है, तो जो हमारा डिजायर्ड सैंपल है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद है। तो बेसिकली यू कैन से कि हम एलिमेंटल एनालिसिस को क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कह सकते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं? एक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट मौजूद है उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, जैसे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, ठीक है, इसी तरह से NMR है और भी फर्दर मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स किस्म की जो सिस्टम्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हम एक कंपाउंड की एलिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट बात आती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जैसे नाम से जाहिर है कि इसके अंदर हम एक केमिकल कंपाउंड की क्वांटिटी को मेजर करेंगे। अब क्वांटिटी को मेजर करने का क्या मतलब है कि बेसिकली स्टूडेंट्स हम ये कहते हैं कि एक हमारा जो सैंपल कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस परसेंटेज में मौजूद हैं, उनकी क्या क्वांटिटी इस सैंपल के अंदर मौजूद है। या हम ये भी मेजर कर सकते हैं कि जो हमारा डिजायर्ड सैंपल है जिसका हमने एनालिसिस करना है उसके अंदर हमारा डिजायर्ड कंपाउंड किस क्वांटिटी में मौजूद है, ठीक है। तो इसके अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या स्टडी करते हैं? बेसिकली परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स भी आ जाती हैं इन द गिवन सैंपल, ठीक है। इसी तरह से अमाउंट ऑफ डिजायर्ड कंपाउंड, ठीक है, वो कितनी है इन द गिवन सैंपल। ये तमाम चीजें किस में आती हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आती हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं तो हम उनके ये दोनों एनालिसिस जरूर करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जरूर करते हैं, लेकिन इन एनालिसिस के लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो अप करना होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो अप करके ये एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करते हैं।
तो स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो अप करते हुए क्वांटिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है, दैट इज ऑब्टेनिंग सैंपल फॉर एनालिसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी सबसे पहले हमने अपना सैंपल जो है उसको कलेक्ट करना होगा एनालिसिस के लिए। वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, वो रॉ फॉर्म में हो सकता है, उसकी क्रूड फॉर्म इम्प्योरिटीज के साथ हो सकता है मौजूद। ठीक है, तो जो भी हम सैंपल लेंगे उसके अंदर ये जरूरी है कि जिस कंपाउंड की आप एनालिसिस करना चाहते हैं वो उसके अंदर जरूर मौजूद हो। ठीक है, रॉ फॉर्म हो सकती है डिफरेंट कंपाउंड की। फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर की एनालिसिस करना चाहते हैं, ठीक है, तो शुगर हमें हो सकता है रॉ फॉर्म में मिले, ब्राउन शुगर होती है। ठीक है, गुड़ भी एक कह लेंगे शुगर की रॉ फॉर्म है, तो बेसिकली उसके अंदर शुगर मौजूद जरूर है लेकिन प्योर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास स्टेप आएगा, दैट इज द सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। जी स्टूडेंट्स, सेकंड हमारे पास स्टेप है कि जो भी हमारा कंपाउंड है या डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी हमने एनालिसिस करनी है वो हमें अपने सैंपल से सेपरेट करना होगा। जैसे अभी मैंने आपको बात की है कि हमारा जो डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज शुगर। ठीक है, और ये किस फॉर्म में मौजूद है? रॉ फॉर्म में। इसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं। ब्राउन शुगर की फॉर्म में हमारा सैंपल है, तो हम इसमें से प्योर शुगर जो उसका कलर व्हाइट कलर का होता है हम उसको लेना चाहते हैं और उसका एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हमें इसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, इसे सेपरेट करना होगा इम्प्योरिटी से। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा? सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी अब ब्राउन शुगर से हमारे पास जो है वो व्हाइट शुगर आ जाएगी। जब हमने इसमें से इम्प्योरिटीज जो है वो रिमूव कर दी तो हमारा डिजायर्ड कंपाउंड जो है वो हमने हासिल कर दिया। तो सेकंड थर्ड स्टेप हमारे पास आएगा मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशंस। तो स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास प्योर कंपाउंड आ गया है, ठीक है, जिसकी हमने एनालिसिस करनी थी, शुगर है वो, ठीक है, अब हम फर्दर क्या करेंगे कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए हम उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिसके अंदर हम परसेंटेज, कंपोजिशन, एलिमेंट्स की भी फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर शुगर का क्या फॉर्मूला है? C12H22O11। तो अगर हमारा जो कंसर्न है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन, तो हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए इनकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करेंगे कि शुगर के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है, इसी तरह से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ये स्टूडेंट्स जस्ट आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए बातें समझा रही हूँ कि ये स्टेप्स कहाँ पर फर्दर हम अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि इन तमाम इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे? कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कि हमारे डिजायर्ड कंपाउंड में किस एलिमेंट की कितनी परसेंटेज थी, या हमारे गिवन सैंपल में जो क्रूड सैंपल था उसके अंदर हमारे प्योर कंपाउंड की कितनी क्वांटिटी आई। ये भी एक और क्राइटेरिया हो सकता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। तो ये वो स्टेप्स है स्टूडेंट्स जिनको आप करेक्टली अगर फॉलो अप करेंगे तो आप एक केमिकल कंपाउंड की केमिकल कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इस चैप्टर में जो हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये बेसिकली इन 4 स्टेप में से जो सेकंड स्टेप है इसकी टेक्निक्स पे बेस करता है, सेपरेशन ऑफ द डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो स्टेप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस में, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स आपने अपना कंपाउंड जो है प्योर फॉर्म में सेपरेट नहीं किया तो क्या होगा? आपके रिजल्ट्स, मेजरमेंट्स, कैलकुलेशंस जो हैं वो ठीक नहीं आएंगे। तो ये चैप्टर पूरा सेपरेटिंग टेक्निक्स पे बेस है।
तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कौन सी डिफरेंट सेपरेटिंग टेक्निक्स है जो हम इस चैप्टर में फॉलो अप करेंगे। सेपरेटिंग टेक्निक्स। स्टूडेंट्स डिफरेंट सेपरेटिंग टेक्निक्स हैं, हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है फिल्ट्रेशन, जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट सेपरेटिंग टेक्निक फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्रिस्टलाइजेशन। थर्ड हमारे पास टेक्निक सेपरेटिंग टेक्निक जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे दैट इज द सब्लिमेशन। और इसी तरह से हम देखेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और नंबर 4 पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी दैट इज द क्रोमेटोग्राफी। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आप ये तमाम सेपरेटिंग टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट सेपरेटिंग टेक्निक पे फोकस करने जा रहे हैं दैट इज फिल्ट्रेशन। तो हम देखते हैं कि फिल्ट्रेशन हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपना डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड जो है उसको सेपरेट करने के लिए। ठीक है, फिल्ट्रेशन स्टूडेंट्स क्या होती है बेसिकली? इट इज अ सेपरेटिंग टेक्निक। कब इस्तेमाल होगी? इनसॉल्युबल पार्टिकल्स एज इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यानी हम फिल्ट्रेशन को एज सेपरेटिंग टेक्निक तब इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है और हमारा जो डिजायर्ड कंपाउंड है, दो ऑप्शंस हो सकती हैं कि अगर मैं यहाँ पर दो सॉल्यूशंस लूं, एक हमारे पास ऑप्शन ये हो सकती है कि जो इम्प्योरिटीज हैं वो क्या होंगी, वो सॉलिड पार्टिकल्स होंगी। ठीक है, इस केस में क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स आर इम्प्योरिटीज। और दूसरे केस में क्या हो सकता है स्टूडेंट्स के हमारा जो सॉलिड पार्टिकल होगा वो क्या होगा, दैट इज आर डिजायर्ड कंपाउंड, और वो किस में डिसॉल्व हुआ होगा, किसी सॉल्यूशन में। तो दोनों केसेस में हम फिल्ट्रेशन टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अपना डिजायर्ड कंपाउंड जो है सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन टेक्निक बेसिकली क्या होती है कि हम कोई फिल्टर मीडिया यूज करते हैं और उसके थ्रू हम अपना डिजायर्ड कंपाउंड जो है उसे सेपरेट कर लेते हैं। अगर तो सॉलिड पार्टिकल्स एज इम्प्योरिटीज मौजूद हैं तो क्या होगा कि हम इस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे, ठीक है, किसी फिल्टर मीडिया के थ्रू, और ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये एज इम्प्योरिटीज जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और नीचे जो हमारे पास लिक्विड आ जाएगा दैट विल बी आवर कंपाउंड। ये हमारा कंपाउंड या आप कह लें कि कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है, या आप कह लें कि हमारा ये सैंपल हो सकता है जिसे हमने फिल्ट्रेशन के थ्रू प्यूरिफाई कर लिया। दूसरे केस में जहां पर हमने कहा था कि ये जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स हैं ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, दैट इज आवर सैंपल। तो इस केस में क्या होगा कि स्टूडेंट्स जब आप इस केस में सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे, ठीक है, थ्रू अ फिल्टर मीडिया, तो क्या होगा कि ये जो ब्लू पार्टिकल्स हैं ये फिल्टर मीडिया पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ये जो ब्लू पार्टिकल्स हमने शो किए दैट इज आवर सैंपल। तो हमारा सैंपल इस तरह से सॉल्यूशन में से सेपरेट हो जाएगा और इस सैंपल को हम फर्दर जो है वो एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों केस हो सकते हैं, या तो इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल हो सकती हैं या इम्प्योरिटीज जो होंगी वो सॉल्युबल होंगी और हमारा जो सैंपल है वो इनसॉल्युबल होगा। जब इस तरह की कंडीशन होगी तो इस दोनों केसेस में हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को यूज करते हुए अपने कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स फिल्ट्रेशन जो है बहुत हम कॉमनली अपनी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं किस तरह से हम देखते हैं। स्टूडेंट्स अब आप डेली लाइफ में चाय तो जरूर पीते होंगे, ठीक है,
अगर आपने गौर किया हो कि जो हम चाय में टी बैग डालते हैं वो बेसिकली क्या है कि जो चाय की पत्ती होती है वो टी बैग के अंदर होती है और जो टी बैग का पेपर होता है दैट इज अ फिल्टर मीडिया, ठीक है। तो वो क्या करता है कि आपकी चाय में जो टी के पार्टिकल्स होते हैं उनको डिसॉल्व होने नहीं देता, सेपरेट करके रखता है। तो अगर हम नॉर्मल कह लें कि डेली लाइफ में जब चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती को हम सिंपल एक स्ट्रेनर से सेपरेट कर लेते हैं, तो ये बेसिकली फिल्ट्रेशन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हम पॉल्यूटेड एयर जो होती है जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हम उस एयर को फिल्टर करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम फेस मास्क इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो फेस मास्क जो है वो फिल्टर मीडिया के तौर पर इस्तेमाल होगा और एयर जो है फिल्टर होकर हमारे पास क्लीन एयर जो है उसे हम इनहेल कर सकेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स, पानी, आजकल पीने का पानी जो है आपको पता है कि उसके अंदर सॉइल के पार्टिकल्स भी होते हैं, मिट्टी के ज़रात भी हैं और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो आती हैं। तो हम घरों में अक्सर जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए होते हैं, ठीक है, वाटर फिल्टर्स यूज कर रहे होते हैं। तो वो वाटर फिल्टर्स के अंदर भी कुछ फिल्टर मीडिया प्रेजेंट होता है, कॉटन मौजूद होती है और डिफरेंट चीजें होती हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हुए पानी को जो है फिल्टर करते हैं ताकि हम प्यूरिफाई फॉर्म में पानी पी सके। तो बेसिकली फिल्ट्रेशन, ये इन तमाम चीजें जो हैं हम ये डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्दर स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट फिल्टर मीडिया को डिस्कस करते हैं कि इन तमाम फिल्टर मीडियाज के अलावा या इन तमाम फिल्ट्रेशन के अलावा फिल्टर मीडिया कौन से हैं और किस तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं फिल्टर मीडिया। अब जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे और कौन से डिफरेंट फिल्टर मीडियाज हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फिल्ट्रेशन। हमारे पास सैंड भी फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है, इसी तरह से कॉटन भी हम यूज करते हैं और हमारे पास क्लॉथ भी एज फिल्ट्रेशन फिल्टर मीडिया इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप पेपर पल्प को भी यूज करते हैं, फिल्टर पेपर भी यूज होते हैं और इसी तरह से स्टूडेंट्स क्रूसिबल्स भी हम यूज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास फिल्टर मीडियाज हैं ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। सैंड हो गया है, कॉटन है, क्लॉथ है, ये तमाम जो फिल्टर मीडिया बेसिकली ज़्यादातर आप कह लेंगे पानी की फिल्ट्रेशन में भी इस्तेमाल होते हैं और जगह भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो विलेजेस होते हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा सहूलियत नहीं होती, वहाँ पानी को साफ करने के लिए कपड़ा भी इस्तेमाल हो रहा होता है, रेत भी इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है ना। और फर्दर फिल्टर पेपर भी है, क्रूसिबल्स भी है। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि फिल्टर पेपर को यूज करते हुए हम किस तरह से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे फिल्टर पेपर को। तो हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स फिल्टर पेपर क्या है बेसिकली। स्टूडेंट्स, फिल्टर पेपर बेसिकली एक शीट होती है, पेपर की तरह की शीट होती है। ये डिफरेंट साइजेस की भी होती है, आपको स्क्वायर फॉर्म में भी लॉन्ग शीट्स भी मिलती हैं, सर्कुलर भी मिलती हैं, ठीक है। इसके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं, पोरस होती है जिसकी वजह से हम फिल्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फिल्टर पेपर जो होता है डिफरेंट क्वालिटीज का आप कह लें कि इंडस्ट्रीज में मौजूद है, हमारी लैब्स में भी डिफरेंट क्वालिटीज का होता है, डिफरेंट ब्रांड नेम के साथ आ रहा होता है। वॉटमैन फिल्टर पेपर जो है ये ज्यादातर इस्तेमाल हो रहे होते हैं लेबोरेटरीज में। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली होता क्या है कि जो डिफरेंट क्वालिटीज की हम बात कर रहे हैं फिल्टर पेपर की, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो पोर्स मौजूद होते हैं डिफरेंट साइज के, ठीक है स्टूडेंट्स। जो कुछ फिल्टर पेपर्स होते हैं जिसके अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लार्ज पोर्स हैं और ऐसे फिल्टर पेपर्स भी हैं जिनके अंदर जो पोर साइज है वो मीडियम होता है और इस तरह के भी फिल्टर पेपर मौजूद हैं जिनमें बहुत ही बारीक पोर्स मौजूद होते हैं, वेरी फाइन पोर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो इन डिफरेंट पोर्स को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं कि डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। जब भी स्टूडेंट्स हम एक कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं तो कई दफा होता है कि हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बारीक होते हैं, ठीक है। तो उनको फिल्टर करने के लिए हमें फिल्टर पेपर को सिलेक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पार्टिकल जिसे हम फिल्टर करना चाहते हैं। अगर तो वो बहुत बारीक है
तो हम वेरी फाइन फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज बड़ा है तो हम रफ सा फिल्टर पेपर जिसके पोर साइज जो है वो ज्यादा होता है वो भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी चीज को हम देखते हैं कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए कि हमने पहले ये फिल्टर पेपर इस्तेमाल किया जिसमें पोर साइज बड़ा था, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि पोर साइज बड़ा होने की वजह से मीडियम साइज के और जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स थे वो पास ऑन हो गए हैं, और सिर्फ लार्ज साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर पर स्टे किया उन्होंने। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसा फिल्टर पेपर इस्तेमाल करें जिसका साइज जिसके पोर साइज जो थे वो मीडियम थे, तो हमने देखा कि जो दो पार्टिकल्स थे लार्ज वाले और मीडियम वाले वो स्टे कर गए, लेकिन जो बहुत बारीक पार्टिकल्स थे वो स्टिल पास ऑन हो गए। तो इस तरह की वेरी फाइन पार्टिकल्स को फिल्टर करने के लिए हम ऐसा फिल्टर पेपर इस्तेमाल करेंगे जिसके पोर साइज बहुत ज्यादा कम होगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि अब जो हमने फिल्टर पेपर इस्तेमाल किया है जिसके पोर साइज बहुत ज्यादा कम है, और तमाम के तमाम जो पार्टिकल्स थे तीनों साइज के वो जो है फिल्टर हो गए हैं, नीचे सोल्यूशन हमारे पास क्लियर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन के लिए हमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायर होती हैं। सबसे पहले तो हमने कहा कि हमें फिल्टर पेपर चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज हमने डिस्कस की कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक फनेल होनी चाहिए, ठीक है। फनेल क्या है? बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये ग्लास की होती है, ठीक है। ये आप सामने इसके क्लियर पिक्चर देख सकते हैं, ये हमारे पास कॉनिकल फनेल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये कॉनिकल फनेल है, इसके क्या पार्ट्स होते हैं? ये हमारे पास कॉनिकल फनेल की रिम है, दैट इज द स्टेम ऑफ कॉनिकल फनेल, और लास्ट में दैट इज द टिप ऑफ कॉनिकल फनेल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमें जो कॉनिकल फनेल है इसकी भी कुछ क्राइटेरिया है फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करने के। तो उसके पहला क्राइटेरिया हमारे पास आता है, दैट इज द साइज ऑफ रिम, ठीक है जी। साइज ऑफ रिम हमारे पास किस तरह का होना चाहिए कि स्टूडेंट्स की जब हम इसके अंदर फिल्टर पेपर प्लेस करें तो फनेल का साइज इतना हो कि जब हम इसके अंदर फिल्टर पेपर प्लेस करें तो फर्दर इस फिल्टर पेपर से आगे 1 to 2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन मौजूद हो फनेल की, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया इसका क्या है कि स्टेम ऑफ फनेल वो कितनी लंबी होनी चाहिए। स्टेम ऑफ फनेल इतनी लंबी होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स, हम जब फनेल को बीकर के अंदर इंसर्ट करेंगे तो लेंथ इतनी लॉन्ग हो कि बीकर के अंदर 1 to 2 सेंटीमीटर तक फनेल की जो स्टेम है वो अंदर रहे, एक्सटेंड करे, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्दर स्टूडेंट्स, स्मूथ फिल्ट्रेशन के लिए क्या जरूरी है कि एक तो फनेल की स्टेम जो है वो लंबी भी हो, और फर्दर जो है वो बीकर की वॉल के साथ अटैच होगी तो स्मूथ फिल्ट्रेशन पॉसिबल है, अदरवाइज स्प्लैशेस आते हैं। स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को हम मजीद एक्सप्लेन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम देखना चाह रहे हैं कि फनेल की स्टेम की लेंथ किस तरह से स्मूथ फिल्ट्रेशन को इफेक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स, हम 3 केसेस ले रहे हैं जिसके अंदर पहले हमने लिया है जिसके अंदर फनेल की स्टेम हमने बहुत ज्यादा शॉर्ट ली है। दूसरे केस में हमने फनेल की स्टेम की लेंथ लॉन्ग रखी है लेकिन वो बीकर के वॉल के साथ अटैच नहीं है। इसी तरह से थर्ड केस जो है उसके अंदर हमने फनेल की जो स्टेम की लेंथ है वो लॉन्ग भी है और बीकर की वॉल के साथ अटैच भी है। अब जब हमने फिल्ट्रेशन स्टार्ट की तो हमने देखा कि जिस फनेल की स्टेम की लेंथ शॉर्ट थी वो फिल्ट्रेशन के दौरान वहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्प्लैशेस बहुत ज्यादा है, स्मूथ फिल्ट्रेशन नहीं हो रही। और जिस केस में हमने देखा था कि फनेल की स्टेम लॉन्ग है लेकिन वो बीकर की वॉल के साथ अटैच नहीं है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो तो रही है लेकिन स्प्लैशेस है स्टिल लेकिन कम है। जो थर्ड केस है उसके अंदर क्या हो रहा है कि फनेल की स्टेम जो है बीकर की वॉल के साथ अटैच है और फिल्ट्रेशन आप देखें विदाउट एनी स्प्लैश, ठीक है, बहुत स्मूथ फिल्ट्रेशन हो रही है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, दैट इज द बेस्ट केस कि आप फिल्ट्रेशन के लिए जो फनेल की स्टेम की लेंथ लॉन्ग ली है, इतनी लॉन्ग होनी चाहिए कि बीकर के अंदर एंटर होकर फ्यू सेंटीमीटर्स जो है वो एक्सटेंड करे, बीकर की वॉल के साथ अटैच हो।
तो इस तरह से आप जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्मूथली रन कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फर्दर क्राइटेरियाज देखते हैं कि फिल्ट्रेशन को कैरी आउट करने के लिए मजीद हम कौन से पॉइंट्स हैं जिनको जहन में रखते हुए बेटर फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि फनेल के लिए क्या क्राइटेरिया है कि लॉन्ग स्टेम हो इसकी, और फर्दर ये बीकर की वॉल के साथ अगर अटैच रखेंगे तो स्मूथ फिल्ट्रेशन हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि फिल्टर पेपर जो हमने इस फनेल के अंदर रखना है उसका क्या साइज होना चाहिए। तो फिल्टर पेपर स्टूडेंट्स अभी मैं आपको बनाना भी बताऊंगी कि हम फिल्टर पेपर किस तरह से बना सकते हैं जो कि हमने इस फनेल के अंदर प्लेस करना होता है। ठीक है, ये फिल्टर पेपर है इन द फनेल, कॉनिकल फनेल में ये हमारा फिल्टर पेपर जो है ये मौजूद है इस तरह से। अब कितना साइज फिल्टर पेपर का होना चाहिए इसको भी हमने ऑब्जर्व करना है कि स्टूडेंट्स अगर आपकी प्रेसिपिटेट्स इतने हैं, उनकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा फिल्टर पेपर का साइज। देखिए फिल्टर पेपर का साइज इतना होना चाहिए कि आपकी जो प्रेसिपिटेट्स हैं या जो भी आपकी इम्प्योरिटी है वो या तो 1/4 पार्ट ऑफ फिल्टर पेपर को कवर अप करे तो आपका फिल्टर पेपर का साइज बिल्कुल एक्यूरेट है, या फिर अगर आपके पास सोल्यूशन ज्यादा है तो फिर वो फिल्टर पेपर का हाफ पार्ट जो है वो प्रेसिपिटेट से कवर अप करे, 1/2 पार्ट। ये दो ऑप्शंस हैं फिल्टर पेपर के साइज के लिए। स्टूडेंट्स अगर आपका जो फिल्ट्रेट इससे ज्यादा है या आप कहेंगे सोल्यूशन इससे ज्यादा है तो फिर आप क्या करेंगे कि आप एक दफा और फिल्ट्रेशन कर लेंगे सेकंड टाइम, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप इसके अंदर सोल्यूशन ऐड अप करेंगे या प्रेसिपिटेट्स 1/2 पार्ट से ज्यादा इसके अंदर फिल्ट्रेशन करवाना चाहेंगे तो क्या होता है कि ओवरफ्लो हो जाते हैं प्रेसिपिटेट्स। जब ये ऊपर तक भर जाएगा तो फिर क्या होगा कि आपके प्रेसिपिटेट जो हैं यहाँ से गुजरते हुए नीचे बीकर के अंदर ये इम्प्योरिटीज जो हैं वो वापस एड अप होना शुरू हो जाएंगी जो कि आपके फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को इफेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इन शॉर्ट फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है आप ये देख सकते हैं। ये फिल्ट्रेशन असेंबली है फिल्टर पेपर के लिए, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं। हम कॉनिकल फनेल यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हमने फिल्टर पेपर प्लेस किया हुआ है, नीचे हमारे पास बीकर है और इसी तरह से हम इसके अंदर सोल्यूशन डालते जाएंगे तो हमारा सोल्यूशन फिल्टर हो जाएगा। ऊपर जो प्रेसिपिटेट्स आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू कहते हैं, और नीचे जो हमारे पास सोल्यूशन है इसे हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रॉपर फिल्ट्रेशन असेंबली है फिल्टर पेपर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आ गई है कि फिल्टर पेपर को हम किस तरह से बनाएं, क्योंकि अभी हमने कहा था कि या तो फिल्टर पेपर शीट की फॉर्म में होता है या सर्कुलर फॉर्म में मौजूद होता है। तो हम इसको इस कॉनिकल शेप में किस तरह से ला सकते हैं, क्योंकि जो हमारी फनेल है, ठीक है, कॉनिकल फनेल, इसकी बेसिकली मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करती हूँ इस तरह से। इसके यहाँ पर जो एपेक्स एंगल बनता है ये 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमें अपनी फिल्टर पेपर को भी इसी तरह से कॉनिकल शेप देनी होती है। वो हम किस तरह से दे सकते हैं, आइए स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन से आपको दिखाते हैं कि आप कॉनिकल फिल्टर पेपर और फ्लूटेड फिल्टर पेपर किस तरह से बना सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बनाना बताऊंगी कि आप एक सर्कुलर शीट से, जो फिल्टर पेपर की शीट है, उससे आप किस तरह से कॉनिकल फिल्टर पेपर बना सकते हैं, और इसी तरह से हम सेकंड टाइप फिल्टर पेपर की भी देखेंगे जिसे हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर कहते हैं, वो किस तरह से बन सकता है। तो सिंपल स्टूडेंट्स, पहले आपको अपनी फिल्टर पेपर की शीट से एक ये सर्कल को कट करना है। ठीक है, सर्कुलर फिल्टर पेपर्स भी अवेलेबल होते हैं, तो अगर आपके पास सर्कुलर फिल्टर पेपर है तो आपने सिंपल क्या करना है कि इस सर्कल के डायमीटर के अलोंग जो है इसको फर्स्ट फोल्ड देना है, यानी ये वाला पार्ट जो है इसको मैं इस कॉर्नर से फोल्ड अप करूंगी इस तरह से। फर्स्ट फोल्ड कॉनिकल फिल्टर पेपर के लिए हम इस तरह से देंगे। ये आपके पास शेप आ गई है। अब स्टूडेंट्स आपने इस कॉर्नर को उठा के इसके साथ मैच करना, ये जी इस तरह से। ये हमारे पास सेकंड फोल्ड आ गई है। जब हम ये फोल्ड करेंगे तो हमारे पास कुछ शेप ऐसी आ जाएगी।
अब स्टूडेंट्स इसे फ्रंट से अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर कितनी लेयर्स हैं, 1 2 3 और 4 लेयर्स मौजूद हैं पेपर की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 लेयर्स को एक साइड पे रखते हुए यूं फोर्थ लेयर को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। जब हम सेपरेट करेंगे तो हमारे पास ये देख लें कॉनिकल शेप आ गई है, जैसे हमारी कॉनिकल फनल की शेप थी, ये बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास शेप आ गई है। तो ये हमने क्या बना लिया है, कॉनिकल फिल्टर पेपर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी एंगल जो एपेक्स एंगल बन रहा है बेसिकली ये भी 60 डिग्री अप्रोक्सीमेटली है। तो ये आपके पास कॉनिकल फिल्टर पेपर आ गया है। अब जो सेकंड टाइप है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लूटेड फिल्टर पेपर, फैन लाइक अरेंजमेंट होती है उसकी, वो हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हम इसी फिल्टर पेपर को दोबारा लेते हैं, आप नया फिल्टर पेपर भी ले सकते हैं, सर्कुलरली उसे कट करें, ठीक है। अगेन उसे डायमीटर के अलोंग जो है हम फर्स्ट फोल्ड देंगे, इस तरह से आपके पास ये शेप अपीयर हो जाएगी। फिर सेकंड फोल्ड अलोंग द एजेस इस तरह से, ठीक है। और स्टूडेंट्स आप इसे जब ओपन अप करेंगे तो फिर आपने क्या करना है कि ये पॉइंट उठाना है और ये इस सेंटर पे, सेंटर वाली लाइन पे लाकर फोल्ड करना है कुछ इस तरह से। ये देखें, ये हमने ऐसे फोल्ड किया और इसी तरह से ये दूसरा जो है कॉर्नर आपने उठाना है और इसको भी सेंटर लाइन से लाकर फोल्ड अप करना है इस तरह से, ठीक है। ये स्टेप फॉलो अप करने के बाद स्टूडेंट्स जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास 4 पोर्शंस आ गए हैं, 1 2 3 4। अब ईच पोर्शन को हमने ट्वाइस फोल्डिंग करनी है जिगजैग पैटर्न में, ठीक है। आपके सामने मैं ये फर्स्ट फोल्ड इस तरह से ऐसे कर रही हूँ, ऐसे, ठीक है। और फिर हम इसे जिगजैग पैटर्न में फोल्ड अप करते जाएंगे। हर आपने पार्ट को 2 फोल्ड्स देनी है, ठीक है। ये आप इस तरह से फोल्ड अप कर लेंगे और स्टूडेंट्स अब हम इसे ओपन अप करेंगे ऐसे। तो ये जो आपके पास अब फिल्टर पेपर आया है दैट इज द फ्लूटेड फिल्टर पेपर, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं इसकी फैन लाइक अरेंजमेंट है, इसके एलिवेशंस हैं, डिप्रेशंस आपको क्लियरली नजर आ रहे होंगे। तो ये जो फिल्टर पेपर है दैट इज नोन एज फ्लूटेड फिल्टर पेपर। 2 तरह के फिल्टर पेपर्स हम फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं, फ्लूटेड फिल्टर पेपर भी यूज करते हैं, कॉनिकल फिल्टर पेपर भी यूज करते हैं। मैंने आपको दोनों बनाना बताए हैं स्टूडेंट्स। आइए अब हम फर्दर देखते हैं कि इनके क्या यूजेस हैं, हम क्यों कॉनिकल फिल्टर पेपर यूज करें और क्यों फ्लूटेड फिल्टर पेपर यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं जी स्टूडेंट्स। अभी हमने देखा था कि हमने कॉनिकल फिल्टर पेपर बनाया जिसकी शेप को हमारे पास कुछ इस तरह से आई थी और इसी तरह से साथ ही हमने फ्लूटेड फिल्टर पेपर भी फैन लाइक अरेंजमेंट हमने देखा था किस तरह से बना था, उसकी शेप कुछ इस तरह से आई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने इस फिल्टर पेपर्स को किस तरह से फिल्ट्रेशन असेंबली में प्लेस करना है, हमने फनल में इसको प्लेस करना होता है। फनल हमारी ये ड्रॉ करने लगी मैं, दैट इज आवर फनल, ठीक है। अब इस फिल्टर पेपर को स्टूडेंट्स हम फनल में प्लेस करेंगे। स्टूडेंट्स जब आप इस फिल्टर पेपर को ड्राई प्लेस करेंगे तो क्या होगा कि ये फिल्टर पेपर जो है फनल के साथ अटैच नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा पानी जो है इसके ऊपर स्प्रे करवाते हैं, ठीक है, वाटर का स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये फनल की वॉल के साथ जो है कंप्लीटली स्टिक कर जाता है, ठीक है। इसको इस तरह से स्टिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर ये प्रॉपर्ली स्टिक नहीं करेगा तो सक्शन क्रिएट नहीं होगी, यानी आप कह लें कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। जब हम किसी सोल्यूशन को फिल्टर करेंगे, ये हमने इसके अंदर जब सोल्यूशन डालेंगे तो ये अगर टाइटली इसके साथ अटैच नहीं होगा तो फिल्ट्रेशन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं होगी और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो इफेक्ट होगा। स्टूडेंट्स अब कॉनिकल फिल्टर पेपर और फ्लूटेड फिल्टर पेपर में क्या फर्क है, क्यों हम प्रेफर करते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर को कॉनिकल फिल्टर पेपर पे। स्टूडेंट्स जब हम लॉन्ग टर्म फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो फिल्टर पेपर और जो वॉल ऑफ फनल है इनके दरमियान एक सील क्रिएट हो जाती है सोल्यूशन की वजह से
और ये जो सील होती है ये फर्दर जो है सक्शन उसको ख़त्म कर देती है और जो फिल्ट्रेशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं। फ्लूटेड फिल्टर पेपर का क्या काम होता है बेसिकली कि जब स्टूडेंट हम इसको फनल में प्लेस करते हैं तो क्योंकि इसके एलिवेशंस और डिप्रेशंस मौजूद हैं इसके अंदर, उसकी वजह से क्या होता है कि ये इसको यूज करते हुए सील की रेट नहीं होगी जो हमने कहा था, जिसकी वजह से एक टाइम पे आकर जो है फिल्ट्रेशन रुक जाती है या स्लो डाउन हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। दूसरी चीज एलिवेशन और डिप्रेशन मौजूद होने की वजह से इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है फिल्ट्रेशन क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, फास्ट फिल्ट्रेशन एज कंपैरिजन टू कॉनिकल फिल्ट्रेशन, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, लेस सरफेस एरिया, और इसी तरह से फिल्ट्रेशन जो होगी वो क्या होगी, स्लो होगी। वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो स्टूडेंट्स ओवरऑल फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो ही होता है, लेकिन कंपैरेटिवली फ्लूटेड फिल्टर पेपर को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। तो जब हमने स्टूडेंट्स अपना फिल्टर पेपर इसके अंदर प्लेस कर लिया है फनील के अंदर, ये फनील की शेप हम थोड़ी सी बेटर कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर प्लेस कर लिया तो हम सिंपल नीचे बीकर रखते हैं। बीकर हमने आपको याद हो स्टूडेंट्स बताया था कि जो हमारा बीकर है उसकी वॉल के साथ जो है फनल की स्टेम है वो अटैच होनी चाहिए। ठीक है, फ्यू सेंटीमीटर्स बॉटम से अबव होगी फनल की स्टेम, और हम इसके अंदर सॉल्यूशन डालेंगे और इसकी फिल्ट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन स्मूथ होगी, क्योंकि जितना जो भी सॉल्यूशन है वो बिल्कुल स्मूथली बीकर के अंदर एंटर होता जाएगा, कोई स्प्लैशेस नहीं होंगे। तो इस प्रोटोकॉल को फॉलो अप करते हुए स्टूडेंट्स हम एक स्मूथ फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो एनहांस हो जाता है। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हमने जैसे पहले भी आपको बताया है कि फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर या इस तरह की असेंबली से फिल्ट्रेशन करने से क्या होता है कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्लो ही रहता है, लेकिन अगर हम इसे फास्ट करना चाहते हैं कि या ऐसे प्रेसिपिटेट्स हैं जो बहुत ज्यादा स्टिकी होते हैं जिनके अंदर से हमें सॉल्यूशन को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो इस तरह के प्रेसिपिटेट्स के लिए हम फर्दर क्रूसिबल्स इस्तेमाल करते हैं। फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल्स करेंगे तो स्टूडेंट्स फास्ट फिल्ट्रेशन के लिए गूच क्रूसिबल्स और ग्लास सेंटर क्रूसिबल्स सक्शन पंप्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं फास्ट फिल्ट्रेशन के लिए। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।